हाय स्टूडेंट्स, माय सेल्फ मनीष कुमार फ्रॉम जयपुर। अपना जो हिंदी मीडियम में चैप्टर चल रहा था बिलियन, उसमें मैंने आपको अणुसंख्या गुण और हेनरी के नियम से संबंधित जो न्यूमेरिकल थे वो पोर्शन आपको करा दिया था। अब जो आता है चैप्टर के आगे दो टॉपिक और बचे हैं, फिर चैप्टर ये भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर कुछ न्यूमेरिकल और बचेंगे तो वो भी मैं आपको करा दूंगा। तो आज जो टॉपिक अपने स्टार्ट कर रहे हैं वो है असामान्य आणविक द्रव्यमान। क्या है? असामान्य आणविक द्रव्यमान। कई बार से इसको असामान्य अणुभार भी बोलते हैं। तो आणविक द्रव्यमान और अणुभार वैसे एक ही बात है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि आणविक द्रव्यमान द्रव्यमान शब्द बोलते हैं तो उससे अपन को पता लग जाता है कि किसमें व्यक्त करना है, इसको ग्राम में व्यक्त करना है। अब यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ असामान्य। असामान्य का मतलब हुआ कि जितना होता है उससे अलग प्राप्त होना। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि जैसे ये RCOOH, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ऐसे कहा जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्लों के जो अणुभार बेंजीन विलायक में, कार्बोक्सिलिक अम्लों के अणुभार बेंजीन विलायक में वास्तविक अणुभार से दुगने प्राप्त होते हैं। तो इसमें क्या बोलेगा वो? वास्तविक अणुभार से क्या प्राप्त होते हैं? दुगने प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार इसी क्वेश्चन को जो है वो पूछ सकता है कि KCl को जल में घोलने पर इसका अणुभार जो है वो वास्तविक अणुभार का आधा हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज जो है ना, ये सब चीज ये क्यों हो रही है, मतलब इनका कारण क्या है? कारण बिल्कुल सिंपल सा है। आप केवल इतना ध्यान रखो कि किसी भी यौगिक का अणुभार जो है या आणविक द्रव्यमान है वो वास्तविक अणुभार से अलग केवल तभी प्राप्त हो सकता है जब यदि विलयन जो है वो क्या हो? तनु हो, और विलय के कणों का या तो संगुणन हो या वियोजन हो। संगुणन का मतलब है तो जुड़ जाए वो, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं कि वो क्या हो जाए? टूट जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो निष्कर्ष आएंगे वो आएंगे कि पहली शर्त अपन ने क्या कह दी कि विलयन कैसा होना चाहिए? तनु। अब देखो तनु तो वैसे तो हो जाएगा अपने आप ही, क्योंकि अपन किसी चीज को किसी में मिला रहे हैं तो उसकी सांद्रता क्या हो जाती है? कम हो जाती है, तो वो तनु हो जाता है। ठीक है, तो ये वाली शर्त की कोई कंडीशन नहीं है, ये तो वैसे ही फॉलो हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अपन को दो चीजें समझ में आ रही है कि एक प्रकार के यौगिक ऐसे हैं जिनके अंदर आणविक द्रव्यमान जो क्या हो रहा है? दुगना हो रहा है या बढ़ रहा है, और एक प्रकार के ऐसे हैं जिनके अंदर आधा हो रहा है या फिर कम हो रहा है। ठीक है, तो इसको समझते हैं एक बार अपन। तो देखो कार्बोक्सिलिक अम्लों के लिए कहा गया कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक अणुभार वास्तविक अणुभार से दुगने प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इतना जरूर समझ में आ गया कि जितना अणुभार इसका है उसका डबल केवल तब हो सकता है जब इसको 2 से गुणा कर दिया जाए। ठीक है, ऐसे ही मान लो इसके लिए बोला गया कि इसका आधा हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसको एक तरह से आधे से गुणा कर दिया, या फिर मतलब 2 का भाग इसके अंदर दे दिया गया है। ठीक है, तो इसको अपन यहाँ पर देखते हैं। तो इसके लिए अपन ने क्या कहा कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के 2 अणु जो है, 2 अणु, और कितने अणु? 2 अणु आपस में अंतर अणु हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़कर, इसके द्वारा अंतर अणु हाइड्रोजन बंध। अंतर अणु हाइड्रोजन बंध का मतलब होता है अलग अलग अणुओं के मध्य, अलग अलग अणुओं के जो परमाणु होते हैं उनके बीच में बनने वाला हाइड्रोजन बंध। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पर ये जो संरचना बन रही है इसमें ये डॉट वाले जो बंध है उनको बोलते हैं हाइड्रोजन बंध, और 2 अलग अलग अणुओं के बीच में बन रहे हैं इसलिए अंतरणुक या अंतराणुक हाइड्रोजन बंध है ये। और 2 इकाइयां आपस में जुड़कर वलयनुमा संरचना बना रहे हैं। तो वलय का मतलब चक्रीय, और 2 जुड़ रहे हैं इसलिए द्विलक। 2 जुड़ रहे हैं इसलिए द्विलक। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एसिटिक अम्ल का अणुभार बेंजीन विलायक में वास्तविक अणुभार का दुगना प्राप्त होता है। तो आपको आंसर देना है क्यों? क्योंकि बेंजीन विलायक है उसके अंदर इसके 2 अणु आपस में अंतर अणु हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़कर एक चक्रीय द्विलक का निर्माण कर लेते हैं, इसलिए जो है वो क्या होता है? इसका अणुभार वास्तविक अणुभार का दुगना प्राप्त होता है। तो देखो हमेशा एक ट्रिक याद रख सकते हो आप कि जब भी संगुणन होगा, संगुणन होगा तब तो हमेशा दुगना प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि संगुणन होने में कार्बोक्सिलिक अम्लों में हो सकता है ऐसा, क्योंकि हाइड्रोजन बंध बनाने के लिए अलग अलग संभावनाएं होती है जो कि केवल कौन सेटिस्फाई करता है? केवल कार्बोक्सिलिक अम्ल करते हैं। लेकिन वियोजन में कंफ्यूजन होता है कि वियोजन जो है, वियोजन होने पर जो है वो जो है कितना अणुभार होगा। तो इसके लिए भी ट्रिक है अपने पास। मैंने संगुणन की ट्रिक बता दी है आपको कि संगुणन में आप जो है वो कार्बोक्सिलिक अम्लों का ध्यान रखेंगे, और कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो उसके अनुसार संगुणन करने के बाद दुगना प्राप्त होगा। अगर वियोजन का आ जाए वियोजन, तो इसमें सूत्र आप याद रखेंगे 1/n। क्या रखेंगे? 1/n। और 1/n में ये जो n है, n वो है यहाँ पर आयनों की संख्या।
क्या है, आयनों की संख्या। आई बात समझ में, ये है आयनों की संख्या। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि KCl है ना, KCl उसका अनुभार वास्तविक अनुभार का कितना प्राप्त होगा, तो KCl में कितने आयन बन रहे हैं, 2, तो 4 KCl, मतलब KCl के लिए आंसर जो है अपने पास आ जाएगा 1/2। अगर इसी की जगह होता MgCl2 या CaCl2 इस तरीके से, इसमें कितने आयन है, 3 है, और 3 आयन है तो 1/3 हो जाएगा। ऐसे ही एक बार क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ है K4FeCN6, ये पूछा हुआ है ये, तो इसमें आपको क्या देखना होगा, इसमें आपको ये देखना है कि कितने आयन इसके अंदर है। तो इसमें आयन जो है वो पहले ही बताया था कि इसमें आयन है 5, तो आंसर जो है आएगा क्या, 1/5। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक असामान्य आणविक द्रव्यमान। कारण क्या था इसका, कि विलयन तनु होना चाहिए, उसमें विलय के कणों का या तो संगुणन हो जाए या वियोजन हो जाए। संगुणन का मतलब होता है जुड़ना, वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो इसको आप जो है बिल्कुल थ्योरेटिकल है, मैंने आपको 2 ट्रिक बता दी है जिससे कि अपन डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं कि वियोजन होने पर अनुभार वास्तविक अनुभार से कितना प्राप्त होगा, एक आधा प्राप्त होगा, 1/3 प्राप्त होगा, 1/5 होगा या दोगुना होगा। तो संगुणन में हमेशा दोगुना, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्लों के केस में होता है ऐसा। अगर आपको एसिटिक अम्ल दे देना तो ये जो R है R, उसकी जगह पे क्या लिख दोगे, CH3 लिख देना, CH3। एसिटिक अम्ल में तो CH3, लेकिन इसी को चेंज करके बोलते हैं बेंजोइक अम्ल। क्या बोलते हैं, बेंजोइक अम्ल। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, C6H5 और C6H5। मतलब एसिटिक अम्ल का अनुपात 60 होता है, लेकिन बेंजीन विलायक में 120 होता है। बेंजोइक अम्ल का 122 होता है, तो बेंजीन विलायक में कितना होता है, 244। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना इसके अंदर कि अगर इसको बेंजीन के बजाय जल में बोलते हैं ना, जल में, तो इसका वियोजन होता न कि संगुणन, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल दूर भी होते हैं इसलिए वो जल में विलय होते हैं, और जल में विलय होने के कारण उनका क्या हो जाएगा, आयनन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना जरूर कि बेंजीन विलायक होगा तो संगुणन होगा, और विलायक अगर जल है तो क्या हो जाएगा, वियोजन। तो ये है हमारे पास असामान्य आणविक द्रव्यमान। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का। तो चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वांट ऑफ गुणांक। सबसे पहले देखते हैं कि वांट ऑफ गुणांक होता क्या है। तो वांट ऑफ गुणांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से, छोटे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसकी परिभाषा का लिखना चाहिए, परिभाषा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अणुसंख्यक गुणों के प्रेक्षित मान और अणुसंख्यक गुणों के सैद्धांतिक मान। प्रेक्षित मान का मतलब क्या होता है और सैद्धांतिक मान का मतलब क्या होता है। प्रेक्षित मान होता है प्रायोगिक मान। कौन सा मान, प्रायोगिक, मतलब जो प्रयोग के द्वारा ज्ञात किया जाता है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद अपन को प्राप्त होते हैं। और सैद्धांतिक का मतलब थ्योरेटिकल मान। जैसे आपको कोई प्रयोग करने के लिए कहा जाए और आपको ऐसे बोला जाए कि इतनी रीडिंग आएगी इसके अंदर, तो वो तो क्या हुआ, आपको बताया गया, लेकिन जब आपने करके देखा, उसको करके देखा तो उतनी भी आ सकती थी, उससे कम भी आ सकती थी, उससे ज्यादा भी आ सकती थी। तो जो आपने किया वो तो कौन सा हुआ, प्रेक्षित है, और जो आपको बताया गया था वो कौन सा हुआ, सैद्धांतिक। आगे बात समझ में। फिर उसके बाद में देखो, ये तो हुआ इसकी परिभाषा की प्रेक्षित और सैद्धांतिक मान जो उसका अनुपात आई कहलाता है। ठीक है, उसके अलावा जो आई है, आई वो अपन पढ़ क्यों रहे, उसका जो बेनिफिट है ना वो क्या है। तो आई की सहायता से किसी भी विलयन में, विलय है ना, विलय वो कितना संगुणित हुआ है, कितना वियोजित हुआ है। मतलब ये आप ऐसे कह सकते हो कि आई का अनुप्रयोग है, वांट ऑफ गुणांक का अनुप्रयोग है कि आई की सहायता से किसी विलयन में उपस्थित विलय के संगुणन की मात्रा या फिर उसके वियोजन की मात्रा की गणना की जा सकती है। किसकी, संगुणन की मात्रा या वियोजन की मात्रा की गणना की जा सकती है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी शायद आपको। अब अपन आगे चलते हैं कि अपन ने कहा था अणुसंख्यक गुणों के प्रेक्षित मान और बटा में सैद्धांतिक मान। तो देखो पहला ये लिखा हुआ डेल्टा पी, इसका मतलब था वाष्प दाब में अवनमन, इसका प्रेक्षित मान, इसका सैद्धांतिक मान। ऐसे दूसरा था क्वथनांक गुणियन, उसमें प्रेक्षित और सैद्धांतिक। हिमांक अवनमन प्रेक्षित सैद्धांतिक, और परासरण दाब प्रेक्षित और सैद्धांतिक। ठीक है, तो अपने पास ये जो है ना, इस तरीके से अपन बोल सकते थे कि आई जो है वो ये होगा। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो ये है, इसमें क्या होगा कि आई है, आई उसमें जब अनुभार के रूप में लिखा जाता है, अनुभार के रूप में, तो सामान्य आणविक द्रव्यमान ऊपर आता है। सामान्य आणविक द्रव्यमान का मतलब हुआ कि कोई भी सूत्र लिख दिया, तो सूत्र लिखने पर अपन जो ज्ञात कर लेंगे कि कार्बन का 12 उस तरीके से जैसे ज्ञात करेंगे अगर, तो वो जो द्रव्यमान प्राप्त होगा वो होगा सामान्य। कौन सा, सामान्य। लेकिन जब इसको जल में घोला जाएगा या और किसी पदार्थ में घोला जाएगा तो उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन हुआ, वो जो होगा वो होगा असामान्य। इसका मतलब कुछ तो परिवर्तन हुआ, या तो वो टूटा होगा या जुड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये उल्टा होने का कारण क्या है, मैं फिर कह रहा हूँ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी सब से। मतलब एक्चुअल में अपन ने कर दिया क्या, ऊपर सैद्धांतिक मान लिख दिया है और नीचे प्रेक्षित लिख दिया है। ये जो ऊपर लिखे हैं इनका बिल्कुल अपोजिट लिख दिया।
तो उसके लिए मैंने जो है यहाँ पर ऐसा क्यों किया, उसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ। वो क्या है, वो है कि सभी अणुसंख्य गुण, पहले बताया था, ये लास्ट क्लासेस में अपन ने बताया था कि सभी अणुसंख्य गुण विलेय के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। सभी अणुसंख्य गुण विलेय के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनका अगर संबंध देखा जाए तो विलेय का अणुभार जिसको अपन ने M2 से प्रदर्शित किया था उसके क्या है, ये व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब ये है कि जैसा इनके अंदर हो रहा है उसका अपोजिट इसके अंदर होगा। तो इसका कारण पूछ रहे हैं आपसे कि इसमें सूत्र क्यों आया, तो उसका कारण है सभी अणुसंख्य गुण विलेय के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इसलिए ऐसा आया। ठीक है, अब अगली जो बात है वो है कि अपने पास जो अणुसंख्य गुणों के सूत्र थे, अणुसंख्य गुणों के सूत्र जो थे अपने पास, उनमें जो परिवर्तन है वो क्या हो जाएगा, तो वो ये देखो यहाँ पर क्या परिवर्तन होगा। जैसे अपने पास पहला जो अणुसंख्य गुण था वो था वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, उसका सूत्र ये बताया था आपको। ऐसे ही दूसरा जो था वो था क्वथनांक उन्नयन, उसका सूत्र ये बताया था kbm। फिर मोलरिटी को सोल्व भी कर दिया था, मोलरता को सोल्व करने के बाद भी बदल सकते हैं सूत्र को। एक था डेल्टा TF बराबर KF और M, और एक जो था वो था पाई बराबर CRT। अब देखो यहाँ पर इन सूत्र जो है ना, इन सूत्रों से अपन ने पहले भी न्यूमेरिकल किए थे, लेकिन अब जो है ना, अब ये इन्हीं जो फॉर्मूले हैं इनका एक दूसरा रूप आपके सामने आएगा, और उसके सूत्र, उस सूत्र के द्वारा भी अपन जो है वो क्या ज्ञात करते हैं, अणुसंख्य गुणों के मान ज्ञात करते हैं। अब जो कंफ्यूजन है अपने पास वो ये है कि पहले वाले सूत्र को काम में ले, जैसे मान लो परासरण दाब ज्ञात करने के लिए बोला, तो परासरण दाब ज्ञात करने के लिए अपन ने जैसे पहले पढ़ा था कि अपने पास सांद्रता दे रखी हो, ताप दे रखा हो, तो सटीक ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सूत्र है उनमें एडिशनल चीज जो है ना वो क्या है कि सभी अणुसंख्य गुण जो है वो, सभी अणुसंख्य गुण जो है वो उनके प्रेषित मान आई के समानुपाती होते हैं। इसलिए यहाँ पर सभी जो है ना, सभी सूत्रों में आई से गुणा कर देते हैं, आई से गुणा। आप समझो इस चीज को कि आई से गुणा कब करना है, या फिर आई वाला सूत्र कब लगाना है और बगैर आई वाला कब लगाना है। ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। ये परासरण दाब इस सूत्र से भी ज्ञात होगा और परासरण दाब CRT वाले सूत्र से भी ज्ञात हो रहा था, तो ये आई कहां से आ गया और आई का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो ये है कि ये सूत्र उपयोग में कब लिए जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, किसी भी क्वेश्चन में आपको ऐसे बोला जाए कि ये वियोजित हो रहा है या फिर संगुणित हो रहा है, ठीक है, वियोजित हो गया, संगुणित हो गया, ऐसे कुछ भाग दिया जाएगा। जैसे ऐसे दे दिया 46% वियोजित हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ प्रतिशत आपको दे दिया गया यहाँ पर। तो जैसे ही आपको कुछ प्रतिशत मात्रा दे रखी हो, और या फिर ऐसे क्या रखोगे पूर्णतया वियोजित हो गया, तो उस स्थिति में अपन जो है ये आई से गुणा करने वाले सूत्र यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब आपके पास प्रॉब्लम केवल एक ही बची है कि सर हम ये आई का मान लाएंगे कहाँ से। तो पहली चीज तो समझ गए शायद आप कि अगर किसी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में कराऊंगा मैं आपको इस टाइप के न्यूमेरिकल, तो अगर किसी भी तरह का प्रतिशत वाला दे दिया कि पूर्णतया वियोजित हो गया, इतना प्रतिशत वियोजित हो गया, तो उस स्थिति में जो है ना अपन को जो है ये वाले सूत्र यहाँ पर अप्लाई करने हैं। तो इन सूत्रों को आप ध्यान रखेंगे, इन सूत्र की उपयोगिता मैंने बता दी है, सूत्र वो के वही है, बस केवल आई से इनको गुणा करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब उसके बाद में अगली जो बात अपने पास बची है वो बची है कि आई की सहायता से अपन ने क्या कहा, क्या याद कर सकते हैं, वियोजन की मात्रा या फिर संगुणन की मात्रा। इसके लिए मैं एक डेरिवेशन भी बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले आप ये समझो कि संगुणन या वियोजन जो है वो कैसे ज्ञात किया जा सकता है। संगुणन जो है उसको, उसमें आई कितना होगा और वियोजन में कितना होगा। तो देखो अणुसंख्या गुण किसको बोल रहे थे, जो अणुओं की संख्या के समानुपाती था, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि जिसमें आयन है, आयन वो ज्यादा थे, उसके अणुसंख्या गुण ज्यादा थे। ठीक है, तो अणुसंख्या गुण जिनके ज्यादा थे उन्हीं के लिए आई ज्यादा होगा। ठीक, तो देखो अगर किसी पदार्थ को वियोजित किया जाए, वियोजित तो उसमें आयनों की संख्या बढ़ेगी कम होगी। अगर वियोजित किया जाए तो वियोजित करने पर हमेशा क्या होगा, एक पदार्थ एक से अधिक पदार्थों में टूटेगा, इसका मतलब क्या होगा, आयनों की संख्या बढ़ जाएगी। तो अगर आपसे पूछ जाए कि वियोजन के संबंध में आई का मान क्या होगा, तो जब वियोजित हो रहा है ना वियोजित, तो आई का मान हमेशा एक से ज्यादा होगा, और अगर संगुणन हो रहा है संगुणन, तो आई का मान जो है वो क्या होगा, एक से कम होगा। ठीक है, अब समझो इस चीज को कि अगर यहाँ पर 100% दिया होता, 100% वियोजित हो गया, 100% संगुणित हो गया, तो ये जो आई है ना, आई वो आप आयनों की संख्या के बराबर लिख देना। जैसे मामला से दिया हुआ है CaCl2 जलीय विलयन में पूर्णतया वियोजित हो गया, क्या हो गया, पूर्णतया वियोजित हो गया। अब पूछा जाए आपसे कि आई का मान कितना होगा, तो आई जो है उसका मान कितना होगा, एक कैल्शियम है और 2 Cl है, तो आई का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज अपन ने देख लिया असामान्य आणविक द्रव्यमान
उसके बाद में देख लिया अपन ने जो वॉन्ट का पूर्णांक है वो क्या होता है। अब 2 चीजें बची है, फिर अगले लेक्चर में जरा ये जो है चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें मैं कुछ न्यूमेरिकल जो बचे हुए हैं वो भी आपको करा दूंगा। तो ये हुआ अपने पास आज का टॉपिक। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था आपको कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक इनको पहुंचा, ये देखो आपको पता लग गया होगा सिलेबस रेगुलर चल रहा है। अब एक दिन बाद में फिर अपन अगला नेक्स्ट चैप्टर भी चालू कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपको अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।